चलो आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट होएगा। 5-6 चैप्टर, 5-6 लेक्चर यही चलेगा, 2-3 हफ्ता तो चलेगा एटलीस्ट। केमिकल काइनेटिक्स, हाँ एटलीस्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ता तो चलेगा, इतना ही जल्दी खत्म नहीं होएगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा थियरी है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है आइए देखते हैं। देख 10-15 मिनट कुछ मत लिखो, खाली चुपचाप सुनते हैं अपन क्या होता है। भार्गव आ जाए यार, किधर आ जा, इधर बैठ जा, किधर बैठ जा, सुन ले चुपचाप। अच्छा केमिकल काइनेटिक्स, आ जाओ इसको स्प्लिट करते हैं। ये जो फर्स्ट वर्ड केमिकल है ये बताना चाह रहा है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को। काइनेटिक्स मतलब होता है मोशन, कुछ भी अगर काइनेटिक वर्ड किधर भी सुने ना तो किससे रिलेटेड होता है, ये जो अपना काइनेटिक वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू मोशन। अच्छा पहले थियरी में ये बता देता हूँ, ये 6 मार्क का चैप्टर है, तुमको स्टेट बोर्ड में ये 6 मार्क के लिए चैप्टर में से आता है, 6 to 7 मार्क विथ ऑप्शन, 6 से 7 मार्क के लिए। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब ये मैंने मतलब लिख दिया, केमिकल रिएक्शन में मोशन, मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, जब कोई भी रिएक्शन होता है या तो रिएक्शन स्लो होगा या तो फास्ट होगा, या तो एकदम स्लो होएगा नहीं तो क्या होएगा एकदम फास्ट होएगा। यही 4-5 प्रोबेबिलिटी है उसकी, या तो स्लो होएगा या तो फास्ट होएगा, बहुत स्लो होएगा या फिर क्या होएगा बहुत फास्ट होएगा। ठीक है, तो मोशन इन केमिकल रिएक्शन ऐसा बोलना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आओ चलो डिस्कस करते कि क्या है। A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B, ये मेरा रिएक्टेंट है, मैंने 100 ग्राम लिया है, कितना ग्राम लिया है, और मैंने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया है, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या 0 ग्राम। मतलब ये मेरा टाइम क्या है 0, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए। फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ऐसा करते 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 रिएक्शन काफ़ी समय तक रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है 6 7 8 9 10, चल मान लेते कि 10 मिनट तक हुआ है, तो रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, कम होते जाएगा कि ज़्यादा होते जाएगा। ये 99 हुआ है, मतलब 1 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ये कितना ग्राम हो रहेगा 1 ग्राम। ये 98 ग्राम हुआ है तो ये कितना ग्राम हो रहेगा 2 ग्राम। एक जगह पे क्या आएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा। एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है कि ज़्यादा होता है। हाँ तो मेरे को क्या समझ में आ गया, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन concentration of reactant decreases and concentration of product increases with respect to time। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या तो कम हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, तो ये कम और ज़्यादा, इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन की स्पीड, और स्पीड को ही थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी सर क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, एक स्केलर है और एक क्या है, वेक्टर है, बरोबर ना। अब मेरे को एक बात बताओ, स्पीड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या केमिकल रिएक्शन में डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, कौन से बात कर सकते हैं बताओ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है अपना स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या मैंने बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी। ये पहला पॉइंट बता दूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, आप डिफाइन कीजिए, हाउ विल यू डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। चलो ये तो आपने इन जनरल बता दिया है, आप डिफाइन कैसे करोगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज the change in concentration of reactant or concentration of product।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में कितना इंक्रीज या फिर कितना डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो रिएक्टेंट है तो डिक्रीज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। और क्या बोलूंगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। समझ में आया? एक मैं ग्राफ बनाता हूं, ये एक ग्राफ है, माय ग्राफ इज प्लॉटेड कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई विल गेट टू कर्व, फर्स्ट कर्व एंड सेकेंड कर्व। फर्स्ट कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, कम, मतलब ये किसका कर्व है, रिएक्टेंट का कर्व है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये किसका कर्व है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, सेम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इट एज व्हाट, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। तो ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। अगर आपको ऐसे ग्राफ बताया, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट डिक्रीज होने को चालू होता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होने को चालू होता है, और एक जगह पे क्या हो जाता है, वो दोनों एक जगह पे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन आराम करता है, थोड़ा सा रिएक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिएक्शन। इसके लिए हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, मतलब A कन्वर्टेड टू B आफ्टर सम टाइम एंड ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशन B इज कन्वर्टेड टू अगेन A। तो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज ऑफ concentration of reactant equal to concentration of product, rate of forward reaction equal to rate of backward reaction, or at equilibrium reaction can be shifted either towards left or towards right। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद में रिएक्शन कोई भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है, या तो फॉरवर्ड में भी जा सकता है, अदरवाइज रिएक्शन किधर जा सकता है, बैकवर्ड में भी जा सकता है। तो कोई आपको पूछा व्हाई इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक क्यों है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन कैन बी शिफ्टेड ईदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। ये क्या बताता है, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बताता है इक्विलिब्रियम का, डायनामिक नेचर। चलो एक बात और बताओ, कोई भी केमिकल रिएक्शन है मेरे पास, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, A इज कन्वर्टेड टू B, इसकी जो स्पीड होगी, जो रेट होगी, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब रिएक्शन कितना स्लो होएगा, कितना फास्ट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। देख, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन खुद किसके ऊपर डिपेंड है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी रिएक्टेंट ही डिसाइड करेगा, जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उतना प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, बराबर है। तो प्रोडक्ट खुद किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। तो रेट, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट है, एक, दो है तो दो, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, रेट लॉ। अगर आपका रिएक्शन ऐसा है, A of A प्लस B of B इज कन्वर्टेड टू C of C प्लस D of D, तो जो रेट होगा, रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू A और B रेज टू B। समझ में आया। वेयर स्मॉल a स्मॉल b को हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना। इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। एक बात बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, कोई भी रिएक्शन अगर आगे बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी स्पीड कम होती जाएगी कि ज़्यादा होती जाएगी, कम होती जाएगी कि ज़्यादा होती जाएगी। आपके छत पे 1000 लीटर की पानी की टाकी है, पानी का टाकी ऊपर तक भरा है, तुमने नल खोला तो पानी का जो फोर्स है वो स्लो आएगा कि फास्ट आएगा, फिर टाकी धीरे धीरे खाली होती जाएगी, तो फोर्स क्या होएगा, कम। और कौन है, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, एज केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस की डिक्रीजेस, हाँ, एज केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन
डिक्रीजेस। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा उसका स्पीड क्या होगा, धीरे 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 स्पीड क्या होगा उसका, कम होता जाएगा। अब इतनी बात मैंने तुमको बता दिया है। अब मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या। अगर आपसे किसी ने पूछा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ये सब इंट्रोडक्शन है, ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अभी चैप्टर चालू ही नहीं हुआ है, सब तो ट्रेलर है। केमिकल काइनेटिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? केमिकल काइनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। किसका ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बताएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और कभी कभी किसके बारे में बताएगा? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बताएगा? तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन? पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन। रिएक्शन ने क्या पाथ फॉलो किया? रिएक्शन एक स्टेप में हुआ है कि 2 स्टेप में हुआ है, कैटलिस्ट यूज किया है कि नहीं किया है, इंटरमीडिएट बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन हो गया। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कुछ कुछ फैक्टर है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर देते हैं, या तो इंक्रीज कर देगा या तो क्या करेगा, ये ऑलरेडी आपको पता है। सबसे पहले अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो आपके हिसाब से कितने फैक्टर होंगे? कोई एक फैक्टर तो बताओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर देते हैं? पहला फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। किसी भी चीज, कोई भी रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया तो रिएक्शन स्लो होएगा कि फास्ट होएगा? फास्ट, ठीक है। और एक बात याद रखो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे एक स्पेशल बात याद रखना, विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल। हर 10 डिग्री के बाद में केमिकल रिएक्शन की स्पीड कितनी बार बढ़ जाती है? डबल्स। तो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर फटाफट फटाफट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फटाफट फटाफट क्या होएगा? बढ़ेगा। और हर 10 डिग्री के बाद में रेट ऑफ रिएक्शन पहले के कंपेयर में कितना होता जाएगा? डबल। 0 से 10 में डबल हो गया, 10 से 20 निकालने का है, 20 से 30 निकालने का है, 30 से 40, 40 से 50। कैसे पता करेंगे पता है? 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5। आपको एक सवाल पूछा गया कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसको हम लोग ने 0 से 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड कितने टाइम्स बढ़ गया एज कंपेयर टू द इनिशियल? कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 32 टाइम्स। 32 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल रेट। समझ में आया? ये मैंने नहीं बोला, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आरेनियस ने बोला है। विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल। तो ये किसका इक्वेशन है? ये जो हेडिंग है, ये जो अपन पॉइंट बोल रहे हैं, ये मुद्दा किसने दिया है अपने को? आरेनियस। बाकी सब साइंटिस्ट क्या बताए थे पता है? बाकी सब साइंटिस्ट क्या बताए थे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आरेनियस और अच्छा बताया कि रेट कितने बार बढ़ाएगा? टेम्परेचर 10 बार बढ़ाया तो रेट कितने बार बढ़ जाएगा? 2 बार बढ़ जाएगा, ठीक है। एक फैक्टर समझ में आ गया। आओ चलो दूसरा फैक्टर के बारे में बात करते हैं। मोस्टली, ठीक है, एक चीज वहां पे अफेक्ट करेगी जिसका नाम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो आगे आएगा चैप्टर में। दूसरा जो फैक्टर है, जो सेकंड फैक्टर है, वो है अपना, क्या लिखा है? पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज बताओ, तेरे को शुगर सोल्यूशन बनाने का है। मैंने देखो 2 टाइप में शुगर दिया है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में दे, एक पाउडर के फॉर्म में दे। पाउडर वाला क्या होगा? जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, है ना। पाउडर वाला जल्दी, ऐसा क्यों? पाउडर वाला जल्दी क्यों डिजोल्व हो जाएगा? बताओ आशी मैडम, बताओ पाउडर वाला क्यों जल्दी डिजोल्व हो जाएगा? जो छोटा पार्टिकल है ना, वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो छोटा पार्टिकल्स का सरफेस एरिया क्या होता है?
हाँ, इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया। सपोज आपका पार्टिकल्स क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो क्रिस्टल के फॉर्म में है मतलब अंदर वाला तो कॉम्पैक्ट हो गया ना, अंदर वाले पार्टिकल क्या हो गए, कॉम्पैक्ट। मतलब ये यहाँ से ये इधर से कांटेक्ट में, इधर से कांटेक्ट में है, इधर से कांटेक्ट में है, इधर से कांटेक्ट में, अंदर वाले तो पैक है ना भाई। लेकिन जो ग्रैन्यूल्स, ये तो जो पाउडर के फॉर्म में है, वो तो पूरी तरीके से रिएक्ट हो जाएगा। तो पार्टिकल साइज छोटा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। तो बताओ पार्टिकल साइज का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशन है। पार्टिकल साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। बड़े वाले का क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो। छोटे वाले का क्या होगा, फास्ट, क्योंकि छोटा वाला स्मॉल साइज का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, स्मॉल पार्टिकल विल प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। जो छोटा वाला पार्टिकल है वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू बड़ा वाला। तो दो चीजें समझ गया, ठीक है। तो छोटा वाला पार्टिकल ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। तो पहला फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या था, पार्टिकल साइज। प्रेशर के बारे में बताओ। प्रेशर, आपकी मम्मी प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनाती है, क्योंकि जल्दी पक जाए ना, आपका कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। देख बताता हूँ प्रेशर। और देखो अगर आपको राइस बनाने का है, आप ओपन कंटेनर में बना रहे हो, बरोबर है। क्या बनाने का अपने को, राइस ओपन कंटेनर में बना रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है अभी, किसको इन्फॉर्म किया, ठीक है। अलग आके बैठ, अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठने का, बाकी लोगों को भी अलग बिठाए, वहां पे जाके बैठिए अब, ठीक है। राइस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होएगा, चाहे तू कुकर में बना या फिर ओपन कंटेनर में ना। मान लेते कि वो इसका ऑप्टिमम कंडीशन 120 डिग्री सेल्सियस है, तो तू ओपन कंटेनर में बना रही है और प्रेशर कुकर में बना रही है। कौन से केस में जल्दी से राइस पकेगा, जल्दी से पकेगा। ये नहीं बोलो कम टेम्परेचर पे पकेगा, जल्दी से पकेगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। 120 डिग्री पे ही मेल्ट होएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या आएगा, जल्दी बढ़ जाएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मैं नहीं बोलो, ये कौन सा लॉ है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेल-लुसैक लॉ है। तो जो आपके प्रेशर कुकर में खाना बन रहा है वो गेल-लुसैक लॉ उसके ऊपर हो रहा है। प्रेशर की वजह से टेम्परेचर रपा बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर क्या था, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा पार्टिकल साइज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या है, प्रेशर, ठीक है। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझा, खाली सुनते रहो, सुनते सुनते बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये सब थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब बेसिक चीजें है यार, ठीक है। ये सब तुमको पता होनी चाहिए। ऐसे छोड़ भी देता हूँ लेकिन मैं कुछ स्किप करना नहीं चाहता हूँ, तो एटलीस्ट फटाफट एक बार तुम लोग सुन तो लो। ऑफकोर्स मैं थोड़ा ये फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है ये सब। और क्या बता रहा था मैं, इसके बाद आता है अपना अगला फैक्टर क्या है, लाइट एनर्जी। क्या अगला फैक्टर है, क्या लगता है लाइट एनर्जी के प्रेजेंस पे रिएक्शन स्लो होएगा कि फास्ट होएगा, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस पे रिएक्शन स्लो होएगा कि फास्ट होगा, क्या बोलती है निधि? नो आइडिया नहीं, कुछ तो फेंकने का, एक भी स्लो फास्ट कुछ भी बोलने का। लाइट एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगी कि फास्ट कर देगी? अच्छा, आपने बचपन में कभी छोटी बोतल में, एम्बर्ड कलर बोतल में दवाई पिया रहेगा? वो एम्बर्ड कलर बोतल में जो दवाई की कांच की बोतल है, दवाई उसमें लिखा रहता है कि लाइट से दूर रखो इसको और कोल्ड प्लेस पे स्टोर करो, है ना? तो लाइट से क्यों दूर रखने का? चल छोड़िए, नहीं ये नहीं, तुमने दवा हवा नहीं पिया, जाने दो, तुम लोग ऐसे ही बड़े हो गए हो, जाने दे, दवा छोड़ देते। आपने ये तो सुना है कि सुबह जल्दी उठने का और मॉर्निंग वॉक करने का, क्योंकि सुबह वाली सनलाइट से क्या मिलता है अपने को, है ना? तो सुबह की लाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है। लाइट से कैसे विटामिन डी मिलेगा? नहीं मिलता है, सब गलत है। विटामिन डी तेरे बॉडी में ही है,
तेरे बॉडी में डेली डाइट से विटामिन डी है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, किसके फॉर्म में? जब तुम लाइट के प्रेजेंस में जाओगे, आपके ऊपर लाइट गिरेगी, तो विटामिन डी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और ये जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी आपके बॉडी पे गिरेगी और विटामिन डी का फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? और ये फ्री रेडिकल आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो विटामिन डी का फ्री रेडिकल बनने के लिए वो ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, उतना ही लाइट का टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा तेज लाइट में भी नहीं जाने का और एकदम डिम में भी नहीं जाने का। तो सुबह के टाइम में तुम्हारे ऊपर लाइट स्लैंट पड़ेगी, तुम्हारे बॉडी पे गिरेगा, बॉडी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा, तू भागेगा चलेगा, तो डी का फ्री रेडिकल कौन? बॉडी क्या करेगा? खींच लेगी। समझा? चल ये भी नहीं पढ़ा है सर, ये भी नहीं पता है हम लोग को, गधे गोबर है। आ जाओ चल ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में CH4 प्लस Cl2, मीथेन में क्लोरीन मिला दे, होएगा ही नहीं रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे क्लासरूम के अंदर एकदम डार्क में एक्सपेरिमेंट कर, नहीं होएगा रिएक्शन, उसको लाइट दिखाना पड़ेगा तेरे को। लाइट दिखा, तो यहाँ पे एरो पे लिखा था सनलाइट, यूवी लाइट या एच न्यू, मैंने एच न्यू लिखा रहेगा, क्योंकि लाइट में क्या प्रोड्यूस होगा? फ्री रेडिकल। क्या प्रोड्यूस होगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फिशन यहाँ पे होएगा, होमोलिटिक फिशन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल अनस्टेबल एंड हाईली अनस्टेबल, जो हाईली अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया रहेगा, तुमने नहीं पढ़ाया वो अलग बात है, मेरे को मालूम है तुमने नहीं पढ़ाया है। तो लाइट के प्रेजेंस पे रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितने फैक्टर मैंने बता दिया अभी तक? पहला फैक्टर क्या था मेरा? टेम्परेचर। डायरेक्टली कि इनवर्सली? डायरेक्टली। दूसरा क्या था? पार्टिकल साइज। छोटे पार्टिकल साइज में रिएक्शन, और बड़े वाले में क्या आएगा? क्योंकि छोटा वाला पार्टिकल पूरी तरीके से सब साइड से रिएक्ट कर जाएगा, तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा कि कम सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा? ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। फिर प्रेशर का क्या सीन था? प्रेशर डायरेक्टली कि इनवर्सली? क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। उस दिन देखा था छोटे क्लास में बहुत सारे लोग को बिठा दिए, तो एसी के कंप्रेसर पे प्रेशर आ गया। क्यों एसी के कंप्रेसर पे प्रेशर आ गया? वो बोलता था रोज तो मैं 25 लोग को ठंडा कर रहा हूँ, आज एकदम से 45-50 लोग कैसे आ गए? तो कंप्रेसर पे प्रेशर आ गया, उसके कंप्रेसर पे, और प्रेशर आ गया तो तुमको ठंडी लग रहा था कि गर्म लग रहा था? उस दिन गर्म लग रहा था, तो प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ, ये कौन सा लॉ है? केल-उसेक लॉ। समझा? और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फिर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या बोला? लाइट एनर्जी में रिएक्शन स्लो होता है कि फास्ट होता है? फास्ट। ठीक है, मोस्टली। हाँ, ये सब जो बात कर रहा हूँ मोस्टली, इसमें एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं बोलने का कि हर टाइम में नहीं होएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मोस्टली वाली बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद कुछ और फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और वो है, क्या लिखा है मैंने? कैटलिस्ट। इसमें अपने पास कुछ वैरायटी है। इसमें दो लोग हैं। कौन है? एक कौन है? इनहिबिटर्स, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डिक्रीज करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और एक जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, उसको बोलते हैं प्रमोटर। समझा? प्रमोटर। कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसको कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट को भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने में मदद करते हैं। समझा? तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैटालाइसिस। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय एडिंग एनी सब्सटेंस। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं उसको? कैटालिटिक पॉइजनिंग। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? कैटालिटिक पॉइजनिंग। समझा? तो ये वाले फैक्टर है कुछ रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। और एक आखिरी फैक्टर, ऐसे तो बहुत सारे बट इतने ही पढ़ना है फिलहाल। वो फैक्टर कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा रिएक्टेंट लेगा उतना रिएक्शन का स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। जितना कम लेगा उतना क्या होगा? स्लो। तो जैसे रिएक्शन ज़्यादा लिया तो फटाफट तो रिएक्शन फास्ट, फिर जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता है उसका स्पीड धीरे 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 क्या होगा? समझ में आया? तो इतने फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये कुछ भी नया नहीं बताया, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था।
सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ चैप्टर को अपन तुमको इंट्रोड्यूस किया है मैंने अभी तक, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ पूरे चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं मालूम है? केमिकल रिएक्शन और उसकी स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, रोज का रोज पढ़ के आओगे, रोज का रोज होमवर्क करोगे, रोज का रोज वाइवा दोगे, चैप्टर याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चैप्टर खत्म हो गया। पढ़ाई करके नहीं आएगा तो फिर तो देख ले फिर। चलो लिखते, केमिकल काइनेटिक्स अभी समझा दिया, अभी अपन लिखते केमिकल काइनेटिक्स। लिखो इंट्रोडक्शन, हाँ केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन में लिखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of, तेरा हर चैप्टर में नया बुक रहता है, हाँ इतनी अमीर है तू, इतने पैसे वाली है, हर चैप्टर के लिए नया बुक लेके आएगी, इतना अमीर भगवान सबको बनाया यार। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of क्या? rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction, rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction। mechanism का स्पेलिंग बोल, ये बताओ रे, इसको देख लिखा है mechanism, ठीक है, mechanism, ठीक है। अब हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन, बड़ा बड़ा हेडिंग डालना, रेट ऑफ रिएक्शन। लिखो इट इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लिखा इट इज नथिंग बट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, it is defined as the change in concentration of reactant or product with respect to time, it is defined as the change in concentration of reactant or product with respect to time। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, थोड़ा फास्ट लिखना, अच्छी हैंड राइटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलना सर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, हाँ जा रहा हूँ फास्ट, एकदम फटाफट लिखना है, सब बेसिक चीज है ये सब, इसी में मत पढ़े रहो, अभी बहुत सारा चीज है पढ़ने का। हाँ फिर लिखो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन concentration of reactant, during any chemical reaction concentration of reactant decreases with respect to time, during any chemical reactant concentration reaction का होता है क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। इतनी गधी है तू, 11th स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं पढ़ाया क्या? मार दो इधर इसको फेंक के, कुछ भी बोलती है, एकदम एकदम वियर्ड बात बोल रही है एकदम। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखा? चलो ये लिख दो जरा। अच्छा ये तुम एरो मत बनाना, यहाँ पे एरो की जगह पे तुमको क्या लिखने का है? नीचे एरो किया मतलब इंक्रीज की डिक्रीज, और ऊपर किया तो इंक्रीज। और ये वाले चैप्टर में बहुत सारा ग्राफ है यहाँ, तो अपन सारी चीजें ग्राफ से भी समझेंगे धीरे धीरे, एकदम आराम से धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे, लेकिन डिक्टेट करते टाइम फटाफट बोलूंगा मैं। हाँ बिल्कुल।
देखो 2 चैप्टर तो हो गए तुम्हारे, वाट लग गई अल्कोहल फिनॉल ईथर आयनिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स। अब ट्राई करना कि ये चैप्टर अच्छा जाए तुम्हारा। तुमको कुछ एक असाइनमेंट आया रहेगा, कल सबमिट करने का डेट है। ऐसा मत सोचो कि सर लोग को कुछ याद नहीं है, मालूम नहीं है लोग को, स्टाफ लोग को। हम लोग आ जाएंगे कल ऐसे ही मुंह उठा के। आओ कल फील्डिंग लगा के रखा हूँ पूरा। पहले ही मोनाली नाम की एक मैडम बाहर मिलेगी तुमको, ए होमवर्क दिखा चल, ऐसा बोलेगी। जानते हो ना मोनाली को? फेवरेट है ना आपकी? चलो ये लिखने का, ये वाला मस्त ग्राफ ड्रॉ करने का। ऐसा ग्राफ 11 में देखा था कि नहीं देखा था? प्लीज यार ऐसा मत बोलना कि नहीं देखा था। इतनी बेइज्जती मत कराओ तुम लोग यार। ये ग्राफ बनाना है बेटा। हाँ ये 1 2 3 ये ग्राफ, ये रिएक्शन लिख के ग्राफ बनाओ, इक्वेशन लिख के ग्राफ बनाओ। चलो हो गया। चलो इसके बाद में ये ग्राफ के नीचे एक लाइन लिखो। ग्राफ के नीचे एक लाइन लिखो। ये ग्राफ ड्रॉ किया, उसके नीचे एक लाइन लिखो, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ये भी कोई नई लाइन नहीं है, ये स्कूल सेक्शन में भी पढ़ चुके हो तुम लोग और 11th में भी पढ़ा है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज So this equilibrium is dynamic in nature because, किसी को याद आ रहा है मैंने क्या क्या बोला था? हाँ, equilibrium is dynamic in nature because 3 point because बोलो फर्स्ट पॉइंट करण भाई, फर्स्ट पॉइंट concentration of reactant equal to concentration of product. सेकेंड पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तीसरा पॉइंट एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैन बी शिफ्टेड ईदर टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट. ये क्लास में कितना शांति से बैठे हो, कल क्यों अपनी औकात दिखा रहे थे? हाँ शांति से उधर भी बैठ सकते थे पर नहीं, उधर फालतूगिरी करने गए. तो सेकेंड लेक्चर में भी तुमने उतना ही मस्ती किया कल. क्यों सेकेंड लेक्चर में तुमको ठंडा हो रहा था क्या, गर्म नहीं हो रहा था? सर ने छोड़ दिया, सर ने कितने बजे? मतलब सर को तुमसे कुछ उम्मीद है कि नहीं है कि तुम लोग कुछ पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कुछ भी उम्मीद नहीं है. अच्छा मतलब तुम लोगों को कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ क्लिक नहीं हो रहा है न्यूमेरिकल में कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तुमको. भार्गव भैया समझ गया? ठीक है, तो यहां तक ये वाली बात समझ में आ गई सबको? चलो एक नोट लिखोगे क्या? एट रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन.
इफ रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नोट हाँ, इंपॉर्टेंट नोट, एमसीक्यूज में पूछेगा। क्या लिखोगे? इफ रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। हाँ, एज रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड वाला कुछ नहीं, सब खाली फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। बैकवर्ड वाला वो नहीं हो, जबरदस्ती वो किया है उसको बैकवर्ड। चलो इसके बाद में बोला था ना मैं कि कोई भी रिएक्शन, सारे रिएक्शन इरिवर्सिबल ही होते हैं। वो रिवर्सिबल उसको जबरदस्ती बना रहा है या फिर कोई कंडीशन अप्लाई हुआ है तो अपने आप नहीं होता है रिएक्शन रिवर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग इन शॉर्ट लिखेंगे ज्यादा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, पता है ना थोड़ा बहुत तो। चलो, फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। क्या लिखने का है वो आप लिख लो, मेरे को नहीं मालूम क्या करने का है। बोलो क्या लिखोगे? फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर। हाँ, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। फिर एक भाई साहब ने कुछ अलग से बताया था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। वो अरेनियस भाई साहब क्या बोले थे? हाँ, विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल। With every 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction almost doubles. ये किसका कहावत है? कौन बोला था ये? कौन से भाई साहब ने बोला था? अरेनियस। अरेनियस, ठीक है। With every 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction almost doubles. अच्छा, ये लिख लेना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 2:1, 2:2, 2:3। चलो, दूसरा पार्टिकल साइज। दूसरा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या ही बताने का तुमको, बताइए क्या होगा पार्टिकल साइज के साथ में रिलेशन? डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। लिख पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? स्मॉल पार्टिकल प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट। स्मॉल पार्टिकल साइज विल प्रोवाइड large surface area for reactant to react. लिखा? क्या लिखा? Small particle size will provide large surface area for reactant to react. फिर उसमें लिखना in crystalline form rate of reaction। क्या लिखोगे? in crystalline form rate of reaction कम की ज्यादा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। एंड इन अमॉर्फस फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म में क्या आएगा? एमॉर्फस मतलब पाउडर। एमॉर्फस का स्पेलिंग नहीं आता है, लिख दूं क्या? हाँ, एमॉर्फस फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है। प्रेशर का क्या लिखोगे? हाँ, नहीं, मतलब प्रेशर क्या करेगा? चीजों को कंप्रेस कर देगा ना, एक साथ में ले आएगा। मतलब प्रेशर की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है।
और भी ऐसा हो सकता है, प्रेशर की वजह से पार्टिकल साइज भी तो छोटा हो जाएगा, प्रेशराइज कर देता हो। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, बस इतना लिख के छोड़ दो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इतना लिख के छोड़ दो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में लिखो, लाइट एनर्जी इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। लाइट एनर्जी इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और लाइट एनर्जी में क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन। फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। एक और बचा है, याद आ रहा है कुछ, क्या बचा है? अच्छा, ये फ्री रेडिकल के लिए ये रिएक्शन लिखना है तो लिख लो, मीथेन क्लोरीनेशन मिथाइल क्लोराइड। चलो हो गया। उसके बाद में लिखो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको पता है। कैटलिस्ट के बाद लास्ट कंसंट्रेशन कर लेंगे। तो कितना फैक्टर हुआ, 3 4 कितना हुआ? चलो हो गया बच्चों। कंसंट्रेशन में नहीं बताऊंगा, आपको पता है। बोलो क्या हो सकता है? कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हाँ, प्रोडक्ट की कोई बात नहीं कर रहे। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इधर तक की कहानी समझ में आई? सब बेसिक है, इजी है सब। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग डालो बच्चों, एवरेज रेट रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। दो है, एक एवरेज है और एक इंस्टेंटेनियस है। आपको समझने का है कि क्या है। मैंने एक रिएक्शन किया है, 100 मिनट तक हुआ है। कितने मिनट तक हुआ है? 100 मिनट तक। 1 घंटा 40 मिनट तक एक रिएक्शन हुआ है। अब मैंने रीडिंग ले लिया, इतने टाइम में इतना अमाउंट था, इतने टाइम में इतना रिएक्टेंट, इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना ले लिया और मैंने ग्राफ बना लिया। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे 2 ग्राफ आएंगे मेरे पास। एक मेरे पास रिएक्टेंट का ग्राफ होगा और एक किसका ग्राफ होगा, प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट के ग्राफ में मेरे को दिखाई देगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती जा रही है कि ज्यादा होती जा रही है। अब मैंने ग्राफ बना लिया, इस तरीके से मेरे को ग्राफ मिल गया कि 100 मिनट तक भाई रिएक्शन हुआ है, और यहाँ से 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 60 70 80 90 100, और यहाँ पे अपना कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार 2 मोलार 3 मोलार जो भी मोलार है, ये कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलार है, और ये टाइम इन सेकेंड या मिनट जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा वैसा अपन बना लेंगे। मेरे को बोला है कि 100 मिनट तक रिएक्शन हुआ है। कितने मिनट तक? जब रिएक्शन 50 से 70 मिनट में था तो उसकी स्पीड बताओ, या फिर
20 से 40 मिनट में था तो उसकी स्पीड बताओ, 80 से 100 के बीच में था तो उसकी स्पीड बताओ। मतलब एक विंडो देंगे, टाइम विंडो देंगे, बोलेंगे ये टाइम पे रिएक्शन का स्पीड कितना था। ठीक है, कोई भी दो टाइम देंगे, 40 से 60, 70 से 90, 90 से 100, तो इतने टाइम में रिएक्शन का स्पीड कैसे था। मेरे को बोला है कि चलो 50 से 70 के बीच में स्पीड कितना था बताओ। ये मेरा हो गया 50 और ये मेरा हो गया 70 मिनट। तो 50 मिनट में मैं क्या करूंगा, इधर से एक ग्राफ, एक लाइन यहाँ पे डालूंगा और इधर से एक ले लूंगा पॉइंट। तो अगर ये मेरा T1 है तो ये मेरा क्या होएगा, C1 है। ये 50 में इतना कॉन्सेंट्रेशन, 70 में इतना कॉन्सेंट्रेशन। ये मेरा T2 है, तो अगर ये मेरा T2 है तो ये मेरा क्या रहेगा, C2। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, T1 T2 C1 C2, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेरे को बोला है कि अब मैं इसका रेट निकालूंगा, डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा ना। तो एवरेज रेट क्या बोलता है, रेट क्या बोलता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम मतलब C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। ऐसे लिख दो, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। लेकिन ये रिएक्टेंट के लिए तो यहाँ पे लिखूंगा। एक बात मेरे को और बताओ, हाँ ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव, क्योंकि C2 का वैल्यू C1 से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? कम आ रहा है ना, नीचे है ना, यहाँ से 1 बोला 2 बोला 3 बोला, तो ये कम है, तो ये नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट देयर इज अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपने रिएक्टेंट के ग्राफ से एवरेज रेट निकाला है तो आपको नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में कैसा आएगा वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद बनाओगे। हाँ क्या है, ये क्या है, ऐसे देखो बनाने नहीं आता है, गधी एक नंबर की। ये T1, ये देख, ये T1 है, ये ले T1 पे यहाँ पे आ गया, बरोबर है। ये T1 है तो यहाँ पे क्या आ गया, C1। ये ले T2 और T2 पे इधर डाला, T2 इधर डाला, ये C2। तो देखना C2 बड़ा है कि छोटा है? तो ये C2 माइनस C1 ना, बड़े में से कम सब्ट्रैक्ट कर रहे ना। यहाँ पे C2 मेरा नीचे है, वहां पे यहाँ पे C2 ऊपर है, बरोबर ना। तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, माइनस साइन रिप्रेजेंट देयर इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? तो एवरेज रेट रिएक्शन में दो टाइम दिया रहता है, बोलता है ये टाइम से इस टाइम के बीच में रिएक्शन का स्पीड क्या था, है ना। समझा कि नहीं समझा? अब अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आप कल रात को 12 बजे से 2 बजे तक क्या कर रहे थे? सर वीडियो देख रहा था और नहीं बता सकता है, ठीक है, दोनों हाथों से वीडियो देख रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक एवरेज रेट होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट मतलब विंडो नहीं देगा। देखो एग्जैक्ट पूछो, कल रात को 12 बजे ही तू क्या कर रहा था? आइटम से बात कर रहा था, ठीक है। फिर 12 बजे से 2 बजे तक आइटम से बात किया, वीडियो कॉल किया, बाहर गया, घूमा फिर, आइसक्रीम खिलाया, मिलने गया, हाय हेलो गया, छोड़ के आ गया। तो 12 बजे एग्जैक्ट क्या कर रहा था वो हो गया इंस्टेंटेनियस। 12 से 2 तक क्या कर रहा था वो हो गया एवरेज। समझा? तो 2 टाइम देगा, इतने से इतना के बीच में तो एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब वही मूवमेंट। अच्छा उसका ग्राफ भी बताऊं? उसका ग्राफ भी बना लेते हैं, रिएक्टेंट वाला तो बताता हूं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी गिवन टाइम या एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये अपना ग्राफ हो गया, ये अपना ग्राफ हो गया, बराबर है। बोला है कि जब 100 मिनट तक रिएक्शन हुआ है, एग्जैक्ट 50 मिनट पे रिएक्शन का स्पीड क्या होगा? एग्जैक्ट 50 मिनट पे रिएक्शन का स्पीड पूछा है, तो देख लो जरा भाई, ग्राफ कैसे बनाने का देख ले। बाद में मेरे को बोलना नहीं, सब ग्राफ समझ में नहीं, एक बार वापस बताएंगे क्या? मैं बोलूंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं बता रहा था तो तुम्हारा ध्यान नहीं था। एग्जैक्ट 50 मिनट, ये ले एग्जैक्ट 50 मिनट पे मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट गिराऊंगा, तो इधर से इधर ला भी जाए तो क्या ही उखाड़ लूंगा मैं। मेरे को रेट के लिए क्या चाहिए? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। एक पॉइंट से चेंज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आओ जरा जुगाड़ करते हैं। जैसा निधि बोल रही है ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो जुगाड़ करना पड़ेगा। 2 पॉइंट तो चाहिए ना भाई, T2 T1 C2 C1, 2 पॉइंट। बिना 2 पॉइंट के चेंज कैसे मिलेगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। एक काम करते हैं, इस पॉइंट से एक लाइन पास करते, जो इस पॉइंट को छू के जाएगी, इसको बोलते टेंजेंट। इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता, बराबर है। अब इस
लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन में अपने को पढ़ाया सर ने, जितने भी पॉइंट रहेंगे इसके इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। कोई भी 2 पॉइंट ले लेना, कोई भी 2 ले लेना। चल 1 पॉइंट ये ले लेते और 1 पॉइंट ये ले लेते। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, T1, और यहां से क्या मिलेगा मुझे, C1। और कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट से क्या मिलेगा मेरे को, T2, और इस पॉइंट से क्या मिलेगा मेरे को, C2। ये कौन सी रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पे डेल्टा नहीं लिखूंगा मैं, डीसी लिखूंगा, डीसी बाई dt। ये रिएक्टेंट ये भी माइनस आएगा। अच्छा एक बात और बताओ, क्या लगता है आपको कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी, एवरेज वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी कि ये वाला वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट? गलत, एकदम गलत। कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी? तू क्या बोल रही, पहले तेरे को आसान भाषा में समझाता हूं मैं। एक हमारी ट्रेन है, बोरीवली से अंधेरी 15 मिनट में आती है। कितने मिनट में आ रही है? मेरे को किसी ने पूछा 8 से 10 मिनट के बीच में ट्रेन किधर रहेगी, तो हम लोग बोल देंगे ये दोनों स्टेशन के बीच में रहेगी। मेरे को किसी ने पूछा है बोरीवली से अंधेरी जा रही है एक ट्रेन, एग्जैक्ट 12 मिनट पे ट्रेन कहाँ होगी, तो तू 10 बार रीडिंग ले, उधर ही वही जगह पे नहीं होगी, या तो वो जगह से थोड़ा आगे होगी या तो वो जगह से क्या होगी, थोड़ा पीछे होगी। तो रोज सुबह एक ही टाइम पे उठता है क्या? ऐसा बोला सनराइज होएगा रोज 6 बजे, रोज थोड़ी 6 बजे, 6:05 पे होगा, 6:10 पे होगा। तू भी रोज उठता है तो ऐसे एग्जैक्ट उठता है क्या? यही टाइम पे आपको उठना है रोज 6 बजे, उठेगा क्या 6 बजे? बोला है 6 से 6:30 के बीच में उठने का है, उठ जाएगा ना। तो ज्यादा एक्यूरेसी एवरेज में मिलेगा कि इंस्टेंटेनियस में मिलेगा? एवरेज में ज्यादा, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, बड़ा है ना। तो टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो क्या होगा, हाँ, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम। तू मत मान, तेरे को और एक एग्जांपल देता हूं मैं। तो आलू कांदा ऐसे भाजी वाजी लेने जाएगी तो वो आइडिया से इतना लेके आएगा और इतना रख देगा, एक आधा कम ज्यादा कर लेगा, बराबर है। तू सोना खरीदने जाएगी तो आइडिया से देगा तेरे को कि जाने दे, आप ले जाओ, अपनी धी हो, पटेली हो, थोड़ा ज्यादा ले जाओ। ऐसे करेगा क्या? एकदम वेट टू वेट करेगा और एकदम 1 ग्राम पे लाके ही देखो देगा, बराबर ना। भाजी वाजी लेने जाएगी, थोड़ा बहुत कांटा ऊपर नीचे है, चल भाग जा, लेके जा, चल भाग जा। सोने में देगा क्या? जा ना, ले जा थोड़ा, जा। ऐसा करेगा क्या? नहीं, क्योंकि छोटा है ना उसका अमाउंट, उसका वेट कम है ना। वेट कम है तो क्या होगा, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। समझा? तो कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, एवरेज ज्यादा एक्यूरेट है कि इंस्टेंटेनियस ज्यादा एक्यूरेट है? ये इंस्टेंटेनियस का ग्राफ समझाना, मेरे को ये पॉइंट पे चाहिए था, तो एक पॉइंट से तो आएगा नहीं, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट, उस पे 2 पॉइंट लेने का, C2 C1, ठीक है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इट रिप्रेजेंट? अरे माइनस साइन क्या बोल रहा है, ये माइनस साइन क्या बोल रहा है? ये ग्राफ किसका बनाया आपने, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का बनाओगे तो माइनस मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब समझ गया? टाइम इंटरवल दिया है तो क्या है, एवरेज, और एक ही टाइम दिया है तो क्या है, इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया? चलो लिखते हैं। एवरेज रेट का डेफिनेशन लिखो, लिखो, इट इज डिफाइंड एज, हाँ एवरेज रेट में लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन in fixed interval of time. It is defined as the rate of reaction in fixed interval of time. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। चलो ग्राफ बना, 2 ग्राफ बनाने का, एक रिएक्टेंट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए। एक मैंने आपको बना के दिया है, हाँ 2 पूछ। इसका डाउट सुनो रे, सब लोग डाउट सुनो, अपन डिस्कस भी करेंगे तेरा डाउट। नहीं पूछ, बिंदास पूछ। सर आपने बोला कि इंस्टेंटेनियस में 1 पॉइंट से नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, बट रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, वैल्यू मिलेगी बट एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। रॉन्ग मतलब रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, एक ही पॉइंट है ना, समझी। और इंस्टेंटेनियस मतलब दो विंडो, इतने से इतने के बीच में, ठीक है। तू रोज उठती रहेगी तो एक इंटरवल रहता रहेगा ना, 7:30 से 8 के बीच में। एग्जैक्ट रोज 7:15 पे उठती है, अगर उठने का सोच लिया तो नहीं मैं उठ के दिखाऊंगी, फिर भी नहीं होएगी ना इतना। और 7:30 से 7:30 के बीच में उठ जाएगी मोस्टली,
ठीक है, ग्राफ बना लेना फिर जाओ। रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे थोड़ी बनाने का ग्राफ यार, ये तुम लोग क्या कर रहे हो ग्राफ, पहले ऐसे मत बनाओ यार ग्राफ, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे लाइन बनाओ, यहाँ पे लिख ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, खाली ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ को सही तरीके से बनाना है, ये मत करो ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा करे फिर ऐसा कर्व डालेंगे, अरे नहीं करना है भाई ऐसा यार, चीटिंग करके नहीं करने का रे, ऐसे बनाने का, ऐसा सुनना दोस्त, 2 पॉइंट ले, 2 पॉइंट किधर भी 2 पॉइंट ले, एक तेरा पॉइंट, ये एक मेरा पॉइंट, ये हो गया तेरा T1, ये हो गया मेरा T2, अभी इधर से ऐसे लेके जाओ तो ये T1 पे तेरे को मिल गया C1, ये मेरा T2 पे मेरे को मिल गया C2, ऐसे बनाने का तो कुछ भी करता है यार, ये क्या है, कुछ भी अपना जुगाड़ निकाल लेता है यार, तू माना कि सही बना देगा पर ये कोई मेथड थोड़ी है, ऐसे तू अकेला नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं देखा आशी भी यही कर रही है, ऐसे नहीं करने का आशी तिवारी, ये बना और पानी पी के सही, अरे वही ग्राफ सही था पर तू सही चीज को रॉन्ग तरीके से बना रहा था, हो गया प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, प्रोडक्ट का कर्व ऐसे आएगा, ऐसे आएगा प्रोडक्ट का कर्व, हाँ कोई भी पॉइंट ले, कोई भी 2 पॉइंट ले, ए फॉर प्रोडक्ट, हाँ ऐसे क्यों नहीं होता, वैसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी तो इंक्रीज ही होता है, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, लीनियर यहाँ से होएगा 0 से, तेरा कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो 0 से ही बना है, पर ऐसे बना है, ऐसा डिक्रीज होके इंक्रीज थोड़ी होता है, डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है, अच्छा ऐसे होता है तो इंक्रीज होता है, हाँ तो फॉर प्रोडक्ट 2 पॉइंट ले लो, प्रोडक्ट का भी आ जाएगा ना बच्चों, सर हाँ अगर ये इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, ऐसे देखना, यहाँ पे ये डिक्रीज है ना, लीनियर डिक्रीज है ना, कहाँ इंक्रीज कहाँ हो रहा है, लीनियर डिक्रीज हो गया ना, पर वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, हाँ धीरे धीरे ही होता है, फिर एवरेज रेट डेल्टा CP लिख देना, डेल्टा CP प्रोडक्ट का कहाँ है, यहाँ पे लिख नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डन। ए भाई रुकना आने दे, 5-6 लोग बाहर जाएंगे, रुक जरा, तो क्या ब्रेक थोड़ी देर जो भी उठ के चला जा रहा है, रुक कभी, लिख नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, C2 माइनस C1, और बस लास्ट में जो आएगा वो प्लस में आएगा, हाँ प्लस में आएगा, ये लिखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, चलो स्टेटमेंट लिखो पहले, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन at any instant of time, rate of reaction at any instant of time, rate of reaction at any instant of time is called instantaneous rate. लिखा, क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हेडिंग लिखो रेट लॉ, चलना बात मत कर, हेडिंग लिखो रेट
लो, पहले ऐसे लिखो जरा, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होएगा, ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दूसरा, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट क्या होएगा, क्या आएगा बोलो बच्चों, रेट क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। फिर तीसरा, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी। चलो रे बच्चों, इसमें बोलो क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए और बी रेज टू बी। तो रेट, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, ए रेज टू ए और बी रेज टू बी, ब्रैकेट में लिखेंगे के इज कांस्टेंट। व्हाट इज के, कांस्टेंट। चलो इतना लिख डालो जरा। हाँ, तो बैकवर्ड के लिए कांस्टेंट अलग आता है, फॉरवर्ड के लिए लिखना होता है, बैकवर्ड के लिए नहीं। लिखो, रेट लॉ का स्टेटमेंट लिखो, लिखो रेट लॉ, रेट लॉ स्टेट्स दैट ए, चलो जल्दी करो यार, इधर उधर को मत घूमो अभी। रेट लॉ स्टेट्स दैट rate of reaction is directly proportional to, rate law states that rate of reaction is directly proportional to the product of, rate law states that rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant, product of concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient का स्पेलिंग आता है तुम लोग को, raised to their stoichiometric coefficient। हाँ, क्या लिखने का, क्या लिखा है, रेट लॉ स्टेट्स दैट rate is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficient। ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना अपन ने, इक्विलिब्रियम चैप्टर, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग में लिखो, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है, ऐसा एक मेरा रिएक्शन है, रेट लॉ नहीं है, नया हेडिंग है। अच्छा बच्चे लोग, अगर इनके पावर को अपन ऐड करेंगे, ये पावर को ऐड करेंगे तो रिएक्शन का ऑर्डर मिलेगा। तो कोई पूछो ऑर्डर क्या होता है, तो ये रिएक्शन का ऑर्डर ए प्लस बी। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, ये मैंने ऐड किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है, सम है कि डिफरेंस है, किसको ऐड किया है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट को ऐड किया है कि प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट को ऐड किया है। तो अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोला मैंने, इट इज द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखो जरा स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ, नहीं ये लिख, स्टेटमेंट लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद लिखो क्या है डेफिनेशन, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ stoichiometric coefficient of reactant, sum of stoichiometric coefficient of reactant
reactant in rate law expression. Sum of stoichiometric coefficient of reactant in rate law expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? ऑर्डर. तो ये पावर 1 भी हो सकता है, ये पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होएगा? जब एक रिएक्टेंट होएगा कि दो रिएक्टेंट होएगा? एक रिएक्टेंट होएगा. एक ही रिएक्टेंट है, अगर एक ही रिएक्टेंट है तो ऑर्डर कितना होएगा? हाँ, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3. अगर दो रिएक्टेंट है मेरे पास तो रेट इज इक्वल टू के, ये Fe और ये S, इसका 1 और 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 + 1 = 2. चलो देखते हैं. फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन लिखने आए हैं. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट. फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट. तो सेकेंड ऑर्डर का डेफिनेशन आप क्या आएगा वो आपको पता है? बोलो सेकेंड ऑर्डर का क्या आएगा? हाँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट. खाली यही सब कर, वॉशरूम जा, इधर घूम इधर घूम, खाली पढ़ाई मत कर. एक ही घंटे में तेरे को सब आ जाता है. जा जाके जल्दी. फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है, जैसे सेकेंड ऑर्डर होएगा वैसे एक होएगा जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर में क्या होएगा देखते, कुछ तो अलग होएगा. एक सूडो ऑर्डर होएगा. बताता हूं मैं. सेकेंड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या लिखा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट. तो दो रिएक्टेंट रहेगा तो सेकंड, एक ऑर्डर एक रहेगा तो फर्स्ट. अच्छा, जीरो ऑर्डर कब होएगा पता है? जब है ना केमिकल रिएक्शन का स्पीड रिएक्टेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा. कोई आपसे पूछा कि एक्सप्लेन व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या होएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जब केमिकल रिएक्शन का स्पीड रिएक्टेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. मतलब आप रिएक्टेंट को कम ज्यादा कर रहे हो बट स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसा कब होएगा पता है? ऐसा कब होएगा? व्हेन योर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट. गैस की वॉल्यूम फिक्स होती है क्या? नहीं. तो गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स नहीं होता है. वॉल्यूम फिक्स नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा. मुझे एक रिएक्शन मैं तुमको दे रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 होना चाहिए बट ये रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, क्योंकि मेरा रिएक्टेंट यहाँ पे कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में. मुझे लग रहा है कि 3 होएगा, 2 और 1 1 3 हो जाएगा, लेकिन नहीं है. और ऑर्डर कितना है इसका? 0. N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया. मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ऑर्डर 4 होएगा बट इसका ऑर्डर क्या है? 0 है, क्योंकि कौन सा फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट का? गैसियस स्टेट. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड उसके ऊपर डिपेंड करेगी क्या? नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन का ऑर्डर 2 है बट इसका ऑर्डर क्या है? 0 है.
तो जीरो ऑर्डर के केस में केमिकल रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कम रहेगा ज्यादा रहेगा तो भी सेम रेट से ही होएगा, समझा, अंडरस्टूड। तो लिखते जरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखो, व्हेन rate of reaction is directly proportional to the concentration of when rate of reaction is independent लिखना, when rate of reaction is independent on concentration of reactant, when rate of reaction is independent on concentration of reactant is called, when rate of reaction is independent on concentration of reactant is called zero order reaction. चलो ये एग्जांपल्स लिख लो जरा, वन ही होना चाहिए, 2 और 3 हो गया तो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, वन ही होना चाहिए, रिएक्टेंट 1 भी है, 1 मोल, अगर एक ही रिएक्टेंट है जैसे कि CaCO3 तो उसका कोएफिशिएंट 2 है, हाँ तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, 1 मोल ऑफ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 हो जाएगा, समझी, 1 वो 1 नहीं है, 1 मोल है, क्या है वो 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जैसे H2SO4 का 1 मोल 98 ग्राम, ऐसा 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल लिख लो कि रेट इज इंडिपेंडेंट, समझ गया, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एक होता है सूडो ऑर्डर, चलो बच्चों अपना अगला पॉइंट है क्या लिखा है, पढ़ो, क्या लिखा है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब ये, हाँ ये नया हेडिंग डालो, ये मैं पहले तुमको समझा देता हूं क्या है ये, चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, सुनो जरा, हम लोग ने क्या किया है, सुक्रोज, आपको सुक्रोज का फॉर्मूला मालूम है, ये आपका शुगर, ये आपके घर पे जो शुगर है उसका फॉर्मूला है, तो सुक्रोज, इसको मैंने पानी में डाला तो क्या बनेगा पता है, सुक्रोज में डबल शुगर है, एक ग्लूकोज होता है और एक होता है फ्रुक्टोज, आपके घर पे जो शुगर है उसमें 2 चीजें होती है, क्या क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों फंक्शनल आइसोमर है, तो कोई पूछे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्यों सेम है, बोलने का दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है। अच्छा सुनो जरा, मेरे पास रिएक्टेंट कितने, 2, कौन कौन से 2 रिएक्टेंट है, सुक्रोज है और क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, सुक्रोज के ऊपर भी डिपेंड करेगी और वाटर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, तो मैंने ऐसा मान लिया है कि ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, कितना होगा ऑर्डर, 1 + 1 तो ऑर्डर क्या होगा 2, लेकिन जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ये तो थियोरेटिकली है, ये तो मान लिया, एज्यूम किया थियोरेटिकली है, एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चला, जस्ट इमेजिन आप शुगर को पानी में डालो, कौन डिसअपियर होएगा, कौन धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, पानी का क्या है भाई, वो तो जैसे प्रेजेंट है वैसे ही प्रेजेंट है ना, तो ब्रेक डाउन भी नहीं हो, जैसा है वैसा ही है, वो तो शुगर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर होएगा, आप धीरे धीरे स्टर करोगे तो शुगर डिसॉल्व होगा, पानी का क्या,
कुछ भी नहीं, वो तो जैसे का है वैसे ही है। तो एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चलता है कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस हुज कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब देखो पानी ज्यादा मीठा चाहिए कम मीठा चाहिए, वो पानी थोड़ी डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन कौन डिसाइड कर रहा है? विच इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन। या सॉल्ट होगा तो सॉल्ट डिसाइड करेगा, पानी तो कुछ नहीं ना, उसका क्या ही है। तो जो एक्सेस में प्रेजेंट है पूरे रिएक्शन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों मिलके बना देंगे नया कांस्टेंट। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो खाली एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, पानी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर है, बट ये रियलिटी में सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये रियलिटी में कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए? ऑर्डर इज व्हाट? 1। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं होएगा, कितना होएगा? 1। क्यों? क्योंकि बोलने का एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चलता है, जो रिएक्टेंट एक्सेस में है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है क्या? नहीं। समझा? तो थियोरेटिकल ऑर्डर इज हायर बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी 1। चलो एक एग्जांपल लो, देखते कि कौन बताएगा आंसर। मेरे पास एक कंटेनर में पानी ले लिया मैंने, अब मैं उसमें सॉल्ट डाल रहा हूं, NaCl डाला, अब मैंने इसमें शुगर भी डाला। टोटल कितना रिएक्टेंट हो गया? 2 रिएक्टेंट नहीं हो गया, कितना हो गया टोटल? आपको बोला है कि पानी में सॉल्ट भी है, पानी में शुगर भी है। अब बताइए कि ऑर्डर क्या होएगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? क्या होगा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर इज द राइट आंसर, क्योंकि वाटर को हम लोग क्या ले लेंगे? ये डिसॉल्व हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो सूडो ऑर्डर में क्या होता है? 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट क्या होता है? एक्सेस में होता है, जिसके ऊपर उस रेट डिपेंड करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। ठीक है, तो लिख लो जरा, पहले लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखा ना? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें पहले डेफिनेशन लिखो। केमिकल रिएक्शन इन विच theoretical order is higher, chemical reaction in which theoretical order is higher, chemical reaction in which theoretical order is higher, but chemical reaction in which theoretical order is higher, but experimentally it is found to be, but experimentally it is found to be, but experimentally it is found to be 1. Chemical reaction in which theoretical order is higher but experimentally it is found to be 1. अब इसके नीचे लिखना एक्सप्लेनेशन। चलो एक्सप्लेनेशन में लिख दो। चलो
चलो हो गया क्या? लिखो एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। एग्जाम्पल में हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, ये खाली ये फर्स्ट वाला लाइन लिखना, बाकी मत लिखना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। अरे वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन लिखना, बाकी ये सब नहीं लिखना। लिखा हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तुम लोग बातें 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 कितना बहुत चकल्लस कर रहे हो यार। मेरे को मालूम है आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, लिखते लिखते बोर हो गए हो तो भी। हाँ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है बिकॉज दोनों फंक्शनल आइसोमर है। स्ट्रक्चर अलग अलग है उनका, बता भी दूंगा स्ट्रक्चर क्या है वो। HDA चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी नया चैप्टर चालू होगा ना, उसमें आएगा। आ जाइए। अच्छा, अभी कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चैप्टर, पहला चैप्टर 12वीं का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चालू होएगा, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। कल चालू होएगा कल। हाँ इसी है। कल मेरा लेक्चर है क्या? कल है ना? 4 बार होता है, ये दूसरा है। हाँ मैं फोकट ये लोग रोज मेरा लेक्चर रख देते हैं रोज रोज। केवल सर और मैं पूरा वेकेशन तुम लोग को सड़ा दिए ना, 1 महीना। और प्रवीण सर कितने चैप्टर खत्म कर लिए? सर ने कितना चैप्टर खत्म किया? केवल सर ने कितना किया? 14 चल रहा है। और प्रवीण सर ने कितना खत्म कर दिया? 3 खत्म कर दिया। रप चलो डन। अच्छा एक नोट लिख लो ना जरा, नोट। ऑल हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर, all hydrolysis reactions are pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। भूले भटके अगर आ गया तो बोलोगे अरे ये तो सर ने दिया ही नहीं था, सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था, एग्जाम में क्यों दे दिया? ये एसीटेट है, ये क्या होगा? इथाइल एसीटेट। ये कराया है तुमको मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर में। चलो ये भी रिएक्शन मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बहुत हो गया क्या मजाक मजाक में आज? हाँ ठीक है, होने दो अभी और होएगा। और कल तो इसका वाइवा भी लूंगा। कल से एक स्केल मंगवाया मैं, ठीक है, एक रॉड मंगाया, सीधा फोड़ दूंगा तुम्हारा सर अगर नहीं पढ़ के आओगे तो। लिख लिया सब चीजें? C2H5OH इथेनॉल डन। लिख लिया? समझ गया करण? चलो अभी एक अच्छी वाली चीज पढ़ाने वाला हूँ, लिखो। नहीं ऐसा कुछ, ये सब करने से कुछ नहीं होएगा। हाँ इसके बाद MCQs। नहीं ये इसी से रिलेटेड है, नहीं तो अगले लेक्चर में लिंक नहीं होगा। अगले लेक्चर ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर MCQs करेंगे। चलो और जल्दी हो। अच्छा ठीक है, इसी चीज को आराम से धीरे धीरे कर लेंगे। एक मैं बताऊंगा, 5-6 तुम लोग कर लोगे तो वो करते करते ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा। लिखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर
नहीं नहीं नहीं, अपने को उतना ही है खाली। तू सीटी वाली स्टूडेंट है ना, तेरे को उतना ही है, ठीक है। वो हम लोग जेई मेंस जेई एडवांस नीट में पढ़ाते हैं सूडो सेकंड ऑर्डर। तू रहने दे, अपने को सीटी में नहीं पढ़ना, इतना हो नहीं रहा है और वो भी पढ़ाओ। देखो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। आज तो खाली चैप्टर का ट्रेलर है सब। हाँ नहीं, मतलब चैप्टर हो गए 2 4 5 पेज। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। अभी बुक बंद कर दो, मैं पहले पूरा तुमको सिखा देता हूं, कुछ कॉपी करने का जरूरत नहीं है, लॉजिक समझ जाएगा तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम नहीं होता है। चलो लिखो मत, लॉजिक समझ लेने का सब आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये लड़की बात मत कर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देख, फर्स्ट ऑर्डर में एक रिएक्टेंट होता है। कितना रिएक्टेंट होता है? तो रेट इज इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक ही रिएक्टेंट ले रहा हूं मैं। रेट का यूनिट क्या होता है? रेट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोलार। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। बरोबर है? इधर देखिए भाई, इधर देख, तू नहीं लिखेगा तो ये दोनों भी नहीं लिखेंगे फिर। तो ये रेट का यूनिट मोलार पर सेकेंड, के का यूनिट तो निकालने का है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोलार। ये देखिए, ये मोलार और ये मोलार कैंसिल, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा? पर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है? पर सेकेंड। बरोबर है? एकदम सिंपल है। चलो अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में रिएक्टेंट का पावर कितना रहेगा? 2 रहेगा, बरोबर ना। तो सेकेंड ऑर्डर में मेरा क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का क्या होगा? स्क्वायर। रेट का यूनिट क्या होता है? मोलार पर सेकेंड। के का मुझे निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मतलब मोलार का स्क्वायर। कुछ कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं। एक मोलार यहाँ पे क्या आएगा? कट हो जाएगा। तो के इंटू क्या आएगा? मोलार और सेकेंड, तो ये क्या आएगा? पर मोलार पर सेकेंड। कभी कभी वो आपको मोलार नहीं देता है, मोल और डीएम क्यूब देता है, तो डरने का नहीं बच्चों। मोलार का मतलब क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। क्या होता है मोलार का मतलब? अच्छा, और डीएम क्यूब का मतलब लीटर होता है, वो पता होना चाहिए, पता है ना। लीटर का मतलब डीएम क्यूब होता है, बरोबर है। तो मोलार ये तो ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो गया? पर मोलार पर सेकेंड। लेकिन अगर मुझे किसके फॉर्म में दिया है? डीएम क्यूब के फॉर्म में दिया है, तो क्या करोगे? चलो मोलार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मोलार का वैल्यू क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब ये लिख सकते हो, लीटर लिख सकते हो। चलो इसको ओपन करो, उसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? चलो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? हाँ, तो मोल रेस टू कितना आएगा? मोल रेस टू -1। डी यहाँ पे -3, बरोबर है, तो +3 हो जाएगा। समझा ही नहीं होगा। और डीएम क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लीटर। ये और ये सेम ही होता है, हाँ, ये और ये, ठीक है। समझ में? कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं हो रही क्या कर रहा है रे, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो तू गधा है 1 नंबर का, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। क्या गधा बोल रहे हो सर यार? और एक बार समझाओ। चल ठीक है, और एक थर्ड ऑर्डर का देख ले। चल मान लिया तू गधा है, मैं गधा, थर्ड ऑर्डर का देखते। चल तू समझ नहीं पा रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। चल ए का क्यूब, चल ले लिया। रेट का यूनिट क्या होता है? मोलार पर सेकेंड। के तो के, ये मोलार का क्या होएगा? क्यूब। एक मोलार कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? हाँ, तो एक मोलार कट हो जाएगा तो क्या m² बचेगा ना, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आएगा? m⁻², s⁻1। लेकिन मैं m को क्या लिख सकता हूँ? वैसे तो ये मेरा आंसर है, लेकिन कभी कभी मोल पर लीटर में दे देता है, तब क्या करेगा? मोलार मतलब क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब होता है ना। तो मोल पर डीएम क्यूब लिखिए, मोल पर लीटर लिख। चलो तो क्या आएगा बोलो? मोल रेस टू क्या आएगा? -2। लीटर ऊपर आया तो क्या आएगा? माइनस, और वहां पे मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा? प्लस। समझ में आ रहा है ना? लीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? डीएम क्यूब। अगर आपको थोड़ा दिमाग रहेगा ना तो ऐसे सोचने का, सेकेंड ऑर्डर में क्या आया था रे भाई? चेंज क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये वाला है क्या?
सेकेंड ऑर्डर में क्या आया था, m⁻⁻² आया था, क्या आया था m⁻⁻1 है ना, और थर्ड ऑर्डर में क्या है -2, मतलब मेरे को फोर्थ ऑर्डर का मिल गया यूनिट। फोर्थ ऑर्डर का क्या है m⁻⁻, हाँ m⁻⁻3 s⁻⁻1। सिक्स्थ ऑर्डर का बता दो, सिक्स्थ ऑर्डर m⁻⁻4 आएगा, 5 आएगा, 5 s⁻⁻1 तो सब में रहेगा। चलो मेरे को 19th ऑर्डर का बता दो, 19th ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट -18 और -1। चलो nth ऑर्डर का बता दो, जो भी पावर रहेगा उसका -1 करके नेगेशन करना है। हाँ मतलब जो भी पावर रहेगा उसमें एक कम करना है और उसका नेगेशन करना है। तो और थोड़ा सॉल्व करना है इसको, और थोड़ा सॉल्व कर, 1 - 1, आधे से ज्यादा क्लास निपट गई। अबे क्या कर रहा है रे, समझ में ही नहीं आ रहा है, भग क्या मत कर, जा दूसरा चल लेते चल। चलो n+1 का करो, n+1 बोलो, n+1 का क्या आएगा, एक कम करने का, एक कम करने का और नेगेशन करने का, तो बोलो क्या आएगा, ये प्लस और माइनस m⁻⁻n s⁻⁻1। समझा कि नहीं समझा, समझा, ठीक है, वो तो मेरा समझा के हो गया है, लिखो चलो। ठीक है, अरे यार मतलब मुंह थोड़ी देखने का, लिखने का है, तुमको भी ऐसे हार्डवर्क करने का है। फर्स्ट ऑर्डर क्या आया था, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट थोड़ा एक दो ऐसा सैंपल ऐसे ऐसे दिखाओ करके। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलार पर सेकेंड, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कट तेरी तो, ठीक है, 1/s, एस इनवर्स, ऐसे शरीफ बच्चों के जैसा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ। फिर एक दो बार शरीफों जैसा करने का, फिर बाद में अपना वाला रपा रप चालू कर देने का। एकदम लॉजिक के साथ सब सीख के लेने का, कोई रट्टा वट्टा नहीं मारने का कि मैं रट लूंगी सर, मैं तो गधी हूं, मेरे को आता थोड़ी है, मैं तो रट के जाऊंगी सर एग्जाम में, मेरा रटने वाला पावर बहुत एकदम तेज है सर, आपको मालूम नहीं है, रट के मैं 95 लाई हूं। एक ही 95 वाली बच्ची है क्लास में, एक ही दो है, दो है। अब ला रट के 95 साइंस में रट्टा मार के। और किधर बच्चे लोग साइड में लिख के रखो ना, मोलार मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, हाँ मोल पर डीएम क्यूब, ऐसे कहीं साइड में लिख के रखो। और एक चीज और बताया था, डीएम क्यूब का दूसरा नाम क्या है, एक डीएम क्यूब यानी कि 1 लीटर, याद रखना, समझो, एक डीएम क्यूब मतलब 1 लीटर। ये सबका यूनिट निकालो, हाँ जी सबका यूनिट निकालना है।